ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन अर्थात मानव में रासायनिक समन्वय वाले चैप्टर को कंप्लीट किया था। उसमें सारी की सारी ग्लैंड्स आती हैं और मैंने उनको रिपीट करके भी बताया था। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है या लेसन है जिसका नाम है मानव में गति एवं चलन, मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन इन ह्यूमन। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मानव में कंकाल तंत्र। क्या है? मानव में कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन या स्केलेटन सिस्टम इन मैन और इन ह्यूमन। अर्थात हम कह रहे होते मानव में कंकाल तंत्र। सबसे पहले जब हम कंकाल तंत्र को डिफाइन कर रहे होते हैं, परिभाषा दे रहे होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि शरीर में एक जो सपोर्टिव ढांचा होता है उसी को हम क्या कह रहे होते हैं? कंकाल तंत्र कह रहे होते हैं। अर्थात शरीर में एक आलंबी ढांचा बनता है या ढांचा का निर्माण होता है और यह जो ढांचा होता है यह भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म दोनों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर के बनता है? भ्रूणीय अवस्था में बाह्य जनन स्तर तथा मध्य जनन स्तर, ये दोनों ही किसका निर्माण कर रहे होते हैं? कंकाल का निर्माण कर रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं कंकाल तंत्र का निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम ये कह रहे होते हैं कि जो कशेरुकीय प्राणी होते हैं या जो वर्टिब्रेट होते हैं इनमें कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। एक बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा होता है अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब होता है कि यह शरीर के बाहर स्थित होता है, या तो वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्थित होता है, तथा इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म, मेसोडर्म या फिर आप कह दीजिए इसकी उत्पत्ति एपिडर्मिस और डर्मिस अथवा दोनों के द्वारा होती है, अथवा दोनों के द्वारा होती है। अर्थात ये त्वचा की एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों से या दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, दूसरी चीज हम ये कह रहे होते हैं कि जो कंकाल तंत्र होता है, बाह्य कंकाल तंत्र होता है, यह सामान्य रूप से मृत होता है, लेकिन कुछ रचनाएं जो त्वचा में धसी हुई पाई जाती हैं वे सजीव होती हैं और इनके कारण इनमें लगातार वृद्धि होती रहती है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि अगर हम मनुष्य में बाह्य कंकाल को एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारे जो बाल होते हैं जिनको हम ईयर्स कह रहे होते हैं या फिर हम नखर या नाखून कह रहे होते हैं, ये दोनों ही कैसे होते हैं? एक्टोडर्मल होते हैं या किससे बने होते हैं? एपिडर्मिस से बने होते हैं। इसके पश्चात अगर मछलियों की बात करोगे तो उसमें शल्क पाए जाते हैं। इसके पश्चात सरीसृपों की बात करें तो उनमें शल्क हो सकते हैं, प्रशल्क हो सकते हैं। पक्षियों में बाह्य कंकाल पंखों के रूप में हो सकता है, चोंच के रूप में हो सकता है, पंजों के रूप में हो सकता है। स्तनी प्राणियों में यह सींगों के रूप में हो सकता है, खुर के रूप में हो सकता है और बालों के रूप में हो सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम बाह्य कंकाल को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है अंतः कंकाल।
अंतः कंकाल शरीर के भीतर स्थित होता है तथा यह भी किससे बनता है, यह केवल और केवल किससे मिलकर के बना होता, मेरुदंड से, अर्थात यह भ्रूणीय अवस्था में मध्य जनन स्तर से बनता है। अंतः कंकाल प्रारंभिक अवस्था में उपास्थियों से बना होता है, लेकिन जंतु की वृद्धि के साथ ही ये अस्थियों में बदल जाती हैं। लेकिन कुछ अस्थियां ऐसी होती हैं जो अस्थियों के रूप में ही विकसित होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अंतः कंकाल होता है यह सजीव होता है। कैसा होता है, सजीव होता है। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो, बता सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, मानव में कंकाल तंत्र, इसमें लिखा जा सकता है यह शरीर में एक आलंबी, आलंबी का मतलब होता है सपोर्टिव, ढांचा बनाता है, ढांचा बनाता है या ढांचा का निर्माण करता है। निर्माण करता है, ठीक है। यह बाह्य तथा मध्य जनन स्तर से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, बना होता है। ठीक है ना। कौन बनाता है इसको, भ्रूणीय एक्टोडर्म और भ्रूणीय मेसोडर्म। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं कशेरुकीय प्राणियों में बाह्य कंकाल, या आप लिख सकते हो कंकाल, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर 1 बाह्य कंकाल और नंबर 2 अंतः कंकाल, अंतः कंकाल। ठीक है, अंतः कंकाल को कह रहे होते हैं एंडोस्केलेटन और बाह्य कंकाल को कहा जाता है एक्सोस्केलेटन। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला पार्ट लेते हैं और जिसे क्या कह रहे होते हैं, एक्सोस्केलेटन। इसी को आप क्या बोलोगे, बाह्य कंकाल। क्या बोलोगे, बाह्य कंकाल। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सोस्केलेटन होता है, ये एक्सोस्केलेटन बाह्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह कंकाल शरीर के बाहर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्थित होता है, शरीर के बाहर। ठीक है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, यह कंकाल
यह कंकाल आंशिक रूप से अथवा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से शरीर से बाहर स्थित होता है, बाहर पाया जाता है या स्थित होता है, स्थित होता है, ठीक है ना। जिसकी उत्पत्ति या ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति किससे होगी? आदि चर्म तथा चर्म, एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है ना। जिसकी उत्पत्ति आदि चर्म तथा चर्म से अथवा दोनों से मिलकर होती है, दोनों से मिलकर होती है, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं इसका जो ओरिजिन है वो किससे होता है? एपिडर्मिस तथा डर्मिस से। एपिडर्मिस किससे बना होता है? एक्टोडर्म से, जिसे बाह्य जनन स्तर कह रहे होते हैं, और चर्म किससे बना होता है? मध्य जनन स्तर से, जिसको मीजोडर्म कह रहे होते हैं, ठीक है ना। जिसकी उत्पत्ति किससे बता दी आपने? आदि चर्म तथा चर्म से अथवा दोनों से मिलकर होता है, ठीक है। आगे हम कह रहे होते हैं सामान्य रूप से, सामान्य रूप से यह मृत होता है। कैसा होता है? मृत होता है, ठीक। लेकिन कुछ रचनाएं या संरचनाएं, कुछ रचनाएं त्वचा में धंसी हुई पाई जाती हैं, जो सजीव होती हैं, जो सजीव होती हैं, इनमें इस कारण इनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होती रहती है, ठीक। कुछ संरचनाएं किसमें? त्वचा में धसी हुई पाई जाती हैं, जो सजीव हैं, इस कारण से इनमें क्या होगा? निरंतर वृद्धि होती रहती है, ठीक है ना। आगे हम कह रहे होते हैं मानव में बाह्य कंकाल के रूप में बाल तथा
नाखून पाए जाते हैं। ठीक है, जो कैसे होंगे, एपिडर्मल होते हैं, जो किससे बने होते हैं, अधिचर्म से बने होते हैं, अर्थात बाह्य जनन स्तर से बनते हैं, बाह्य जनन स्तर से बनते हैं। ठीक है ना। अन्य जंतुओं में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है, पाया जाता है, जैसे मछलियों में शल्क, कोमा पक्षियों में या सरीसृपों में बता सकते हो, सरीसृप में शल्क एवं प्रशल्क कोमा पक्षियों में पंख, चोंच, पंजे तथा स्तनियों में एक तो मानव भी आता है, तो बाल लिख सकते हो, बाल, इसके बाद में सींग तथा खुर। ठीक है ना। इस तरह से हम सभी में बाह्य कंकाल बता सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें मैंने आपको अभी बताया, पहले आपने लिख रखा है कि ये बाह्य तथा मध्य जनन स्तर से, इसके बाद में आपने बाह्य कंकाल में लिखा है चर्म और आदिचर्म दोनों से। आदिचर्म किससे बनेगी, एक्टोडर्मिस से, वो एक्टोडर्मल लेयर से, और जो चर्म है ये मध्य जनन मीजोडर्म से बनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम मानव में देखें तो जो हमारे बाल होते हैं, नाखून होते हैं, ये किससे बने होते हैं, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्मल होते हैं, एपिडर्मल होते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें मछलियों में शल्क की, तो ये किससे बने होते हैं, मीजोडर्म से बने होते हैं, मीजोडर्मल होते हैं। लेकिन इसके पश्चात सरीसृपों में शल्क प्रशलक की बात करें तो ये मीजोडर्मल होंगे, लेकिन पक्षियों में पंख, चोंच, पंजे तथा स्तनधारियों में बाल, सींग तथा खुर, ये सारे के सारे एक्टोडर्मल होते हैं। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि जो बाह्य कंकाल होता है वो बाह्य जनन स्तर तथा मध्य जनन स्तर से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल आप बहुत सारे बता सकते हो अलग से भी, वैसे मैंने यहाँ पर सारे बता रखे हैं। ठीक है। इसके पश्चात देखिए हम बात करते हैं किसकी, अंत्य कंकाल की। किसकी, अंत्य कंकाल। इसको कहा जाता है एंडोस्केलेटन। क्या बोलते हैं इसको, एंडोस्केलेटन।
इसको कह रहे होते हैं अंतः कंकाल। क्या कह रहे होते हैं? अंतः कंकाल। ठीक है। अब देखिए ये जो अंतः कंकाल होता है ये कहां पर होगा? ये शरीर के भीतर स्थित होता है, अंदर स्थित होता है। ठीक है ना? क्या बोले? अंतः कंकाल शरीर के भीतर स्थित होता है, तथा यह अस्थियों एवं उपास्थ्यों से मिलकर बना होता है। इसका निर्माण या उत्पत्ति भ्रूणीय मध्य जनन स्तर द्वारा होती है। मध्य जनन स्तर द्वारा होती है। ठीक है। जबकि आपने देखा था जो बाह्य कंकाल था ये दोनों से बना था, ये केवल किससे बना होता है? मध्य जनन स्तर से ही बना होता है। ठीक है ना? आगे हम कह रहे होते हैं अंतः कंकाल प्रारंभिक अवस्था में उपास्थ्यों से ही बना होता है, लेकिन विकास के साथ साथ ये का मतलब है उपास्थियां अस्थियों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है ना? लेकिन कुछ अस्थियां अस्थि के रूप में ही बनती हैं। ठीक है। अंतः कंकाल कैसा होता है? यह सजीव होता है। ठीक है। क्लियर हो गया? क्या बताया इसमें कि ये जो होती हैं अस्थियां कुछ तो अस्थि के रूप में ही बनती हैं, जबकि अंतः कंकाल वास्तव में प्रारंभिक अवस्था में उपास्थियों से ही बना होता है। लेकिन जैसे जैसे वृद्धि या विकास या जंतु का
डेवलपमेंट होता है उसी समय यह किस में बदल जाती हैं, अस्थियों में बदल जाती हैं। ठीक है ना। इसके पश्चात हम यहाँ पर नाम ले रहे होते हैं उपास्थि एवं अस्थियों उत्पत्ति के आधार पर प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर प्रकार। उपास्थि और किसकी बता रखें, अस्थि के। ठीक है ना। जो अस्थि और उपास्थियां होती हैं इनकी उत्पत्ति के आधार पर क्या प्रकार होते हैं ये अपने को यहाँ पर बताना होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं किसकी, जो उपास्थि है। किसकी बात कर रहे होते हैं, उपास्थि की। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या नाम ले रहे होते हैं, उपास्थि। इसे यहाँ पर कार्टिलेज कह देते हैं। क्या कह रहे होते हैं, कार्टिलेज। ठीक है। ये जो उपास्थि होती है ये कैसी होती है, ये कोमल और लचीली होती हैं। ठीक है ना। कैसी होती हैं, ये सॉफ्ट, कोमल और लचीली होती हैं। लचीली होती हैं। ठीक है। इनके आधात्री में उपास्थि अणु, इसको कह रहे होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स या कॉन्ड्रोसाइट पड़े होते हैं जो कॉन्डेन प्रोटीन को बनाते हैं। कॉन्डेन प्रोटीन को बनाते हैं। अर्थात आधात्री कॉन्डेन प्रोटीन से बनी होती है। कॉन्डेन प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है। आगे हम कह रहे होते हैं आधात्री को कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या आधात्री में एकल या समूह में ठीक है ना, एकल या समूह में कॉन्ड्रोसाइट्स पड़े होते हैं
पड़े होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे कॉन्डोसाइट। और इसके साथ साथ इसके चारों तरफ एक आवरण के रूप में पर्यूपास्थि को कह रहे होते हैं पेरिकॉन्डियम। पर्यूपास्थि या क्या कह रहे होते हैं, पेरिकॉन्डियम पाई जाती है, ठीक है ना। इस तरह से ये हम दिखा सकते हैं। इसमें हम क्या दिखाएंगे, चारों तरफ आवरण के रूप में क्या पाया जाएगा, पेरिकॉन्डियम। उसके अंदर क्या भरा होगा, मैट्रिक्स किससे बनी होगी, कॉन्डेंट प्रोटीन से। कॉन्डेंट प्रोटीन में बहुत सारे समूह या एकल में क्या पड़े होते हैं, कॉन्डोसाइट्स, जिनको क्या कह रहे होते हैं, उपास्थि अणु। यही अणु किसका निर्माण कर रहे होते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे होते हैं, ठीक है ना। किसका निर्माण कर रहे होते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए, इसको अगर हम डायग्रामेटिक देखें तो इस तरह से ये तो इसमें पेरिकॉन्डियम लेयर हो जाती है। अगर टीएस काटेंगे तो ये गोलाकार दिखाई देगा। और इस तरह से इसमें ये एकल या फिर आप क्या कर सकते हो, समूह में, जैसे ये मैंने समूह में दिखा दिए। क्या पड़े हुए हैं, ये कॉन्डोसाइट्स। ऐसे ही आप चाहो तो इस तरह से भी दिखा सकते हो। और इसके अंदर ये क्या भरी होती है सारी, इसको हम कह रहे होते हैं मैट्रिक्स। क्या कह रहे होते हैं, मैट्रिक्स। किससे बनी होती है, कॉन्डेंट प्रोटीन से, ठीक है। किससे बनी होती है, कॉन्डेंट प्रोटीन से। इसको हम नाम दे रहे होते हैं मैट्रिक्स, जिसको अधात्री कहा आपने। इसको नाम दे रहे होते हैं पेरिकॉन्डियम, पर्यूपास्थि, पेरिकॉन्डियम या क्या कह दोगे, पर्यूपास्थि, ठीक है। और ये बहुत सारे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे होते हैं, एकल या समूह में कॉन्ड्रोसाइट्स जो क्या बना रहे होते हैं, कॉन्डेंट प्रोटीन। यहाँ पर हम चाहें तो कह सकते हैं ये क्या है, उपास्थि की अनुप्रस्थ काट, या टीएस कह सकते हो, अनुप्रस्थ काट, या क्या कहा जा सकता है इसको, टीएस कहा जा सकता है, ठीक है। या इसको हम क्या कह सकते हैं, उपास्थि की अनुप्रस्थ काट। क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो उपास्थि होती है, ये उपास्थि उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। उपास्थि उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। वैसे तो हम 4 प्रकार की भी बता सकते हैं इसको, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर इसमें 1 नंबर इन्होंने दिया है काचाभ उपास्थि। कौन सी उपास्थि, काचाभ
उपास्थि। दूसरा नंबर आप दे सकते हो लचीली उपास्थि या प्रत्यास्थ उपास्थि। तीसरा नाम दे सकते हो यहाँ पर तंतुक या फाइबर उपास्थि। ठीक है। चौथी अगर चाहो तो हम कैल्सीफाइड या कैल्सीभूत उपास्थि का नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके।